Hey, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Commerce की बातें. And in this video we are going to learn about chapter number 1 of microeconomics. So इस chapter में अपन ये पढ़ने वाला है कि microeconomics क्या होता है, what are the basic concepts of economics and what is opportunity cost, what are the basic problems of economy and how to solve those problems. तो चलिए शुरू करते हैं. Hey, hi, good morning everyone. Welcome to KSJ classes. So in this video we are going to study about chapter number 1 of microeconomics, which is the introduction of economics. Okay. So इस chapter में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि economics में जो है अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है. ओके अब अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका जो सेकेंड पार्ट है आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस का, उसके अंदर आता क्या है, पढ़ेंगे क्या क्या एक्चुअली. ठीक है, तो सबसे जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर अपन को देता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज़ द माइक्रो इकोनॉमी. ओके, और इस माइक्रो इकोनॉमी बुक के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. So the first thing on the basis of which this particular so आप बोल रहे होंगे सर माइक्रो इकोनॉमिक होती क्या है, ये तो बता दो हमको. सो आई विल कम टू इट. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो अभी मैं सिंपल से आपको ये बता देता हूँ कि अपन दो चीज़ें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड थिंग इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो दो चीज़ें होती है, एक मैक्रो हो गया एक माइक्रो हो गया. तो सर इन एंड आउट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों का डिफरेंस बताऊँ तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि माइक्रो में अपन इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एक जैसे इकोनॉमी हो गई पूरी. ठीक है, इसके अंदर है ना फर्म हो गई जो है ना प्रोडक्शन कर रही है, इसके अंदर इंडिविजुअल बंदा हो गया, इसके अंदर पर्सन हो गया जो है ना कंजम्पशन कर रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट हो गया. ठीक है, सो अगर अपन पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पूरी इकोनॉमी के डिमांड सप्लाई इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना बेटा, तो अपन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है. और अगर अपन सिर्फ इंडिविजुअल बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके डिसीजंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो पढ़ते हैं अपन. ठीक है, तो नॉर्मल मैंने आपको छोटा सा बता दिया ये डिफरेंस. अब सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पूरी इकोनॉमिक्स जो ये आपकी सब्जेक्ट है, दिस इज़ वाई दिस सब्जेक्ट वॉज इन्वेंटेड. यही सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो इस सब्जेक्ट का मतलब ये है कि देखो हर एक जो बंदा होता है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. एवरी पर्सन हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज बट दे हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द नीड्स. ठीक है, हर एक बंदे के पास क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज हर बंदे के पास होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं बेटा लिमिटेड. ठीक है, जो रिसोर्सेज अपने पास होते हैं वो होते हैं लिमिटेड. और जो अपनी वांट्स होती है या जो अपनी नीड्स होती है वो होती है अनलिमिटेड होती है या ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज से ज़्यादा होती हैं. ठीक है, यस. सो अब क्या हो गया कि इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. एक बंदे के पास 1,00,000 रुपीज़ है. ओके, बट हिज नीड्स आर मोर देन 1,00,000 रुपीज़. फॉर एग्जांपल उसकी नीड्स 10,00,000 रुपीज़ की है. ठीक है, सो अब स्कैर्सिटी आ गई. व्हाट ही हैज़ इज़ 1,00,000 रुपीज़, व्हाट ही नीड्स इज़ मोर देन 1,00,000 विच इज़ 10,00,000 रुपीज़. जहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है उसको बोलते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. क्या बोलते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं उसको. उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज उसके पास है वो स्कैर्स है, दोज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू द वांट्स एंड द नीड्स विद दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग. ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल और दे देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास मनी है या और कोई रिसोर्सेज है, जिस रिसोर्सेज के हेल्प से वो बंदा है ना क्या प्रोड्यूस कर सकता है. मान लो कॉर्न प्रोड्यूस कर सकता है या व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है या कुछ और चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ प्रोड्यूस भी कर सकता है बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. या वो कोई एक चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज उसके पास जो रिसोर्सेज है, जो लैंड है, जो मनी है, जो लेबर है, वो लिमिटेड है. ओके, सो ही हैव टू डिसाइड, ही हैज़ टू मेक द चॉइस कि व्हाट ही विल प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस क्या करेगा. सो वो जो चॉइस होती है, ये चॉइस किसकी वजह से अराइज होती है, बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. तो सबसे ये पहली चीज़ समझना बहुत ज़रूरी, बिकॉज ये मेन कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, कि व्हाट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी ड्यू टू विच वी स्टडी और वी हैव टू मेक द चॉइसेस.
टू बेस्ट यूटिलाइज द रिसोर्सेज विच इज़ बिंग अवेलेबल विथ अस, और उस चॉइसेस की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोल सकते हो आप, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो कंसेप्ट है, व्हाट इज़ गुड्स एंड व्हाट इज़ सर्विसेज। तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, बट फिर भी बिकॉज आपके चैप्टर वाइज ये कंसेप्ट दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट वाइज अलग अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है। तो गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स, ठीक है। तो टेंजिबल आइटम्स विच कैन बी सीन एंड टच, विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको अपन सी और टच कर सकते हैं, उन आइटम्स को टेंजिबल कहते हैं। और टेंजिबल आइटम्स आर गुड्स, फॉर एग्जांपल केक, फॉर एग्जांपल कॉर्न, फॉर एग्जांपल एनी अदर थिंग, phone, every other thing which is tangible, which we can see, which we can touch, is tangible item, is known as goods. And what are intangible items? The thing which we cannot see, या टच, जिसको अपन सी या टच नहीं कर सकते, विच वी कैन नॉट सी और टच, जिसको अपन ना तो देख सकते हैं ना अपन टच कर सकते हैं, उन आइटम को इनटेंजिबल आइटम्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गुडविल हो गया। इनटेंजिबल आइटम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गुडविल हो गया, किसी जगह मैंने पेटेंट करवा रखा अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो उसका एग्जाम्पल हो गया। तो दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल थिंग्स। ओके सो सर्विसेज आर ऑल्सो इनटेंजिबल्स। अब सर्विसेज का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, तो डॉक्टर की सर्विसेज जो होगी अपने पास, सीए की जो सर्विसेज हो गई, एनी अदर सर्विसेज विच इज़ गिवन बाय अ वन पर्सन विच आर इंटेंजिबल्स आर नोन एज सर्विसेज। तो व्हाट इज गुड, गुड्स आर द टेंजिबल आइटम, इंटेंजिबल आइटम आर द सर्विसेज। तो ये दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, जो सेकेंड कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द थर्ड कंसेप्ट विच इज़ रिसोर्सेज। जो अपन पढ़ रहे थे ना बेटा कि रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, सो अपन तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज आर गुड्स या सर्विस, ओके, विच इज़ यूज्ड टू, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट, जिसको आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आर द गुड्स या सर्विसेज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ओके, वो गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट इज़ नोन एज रिसोर्सेज। ओके, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस, एग्जाम्पल दे दो भाई, लैंड एक रिसोर्सेज है मेरा, ओके, मनी एक रिसोर्सेज है मेरा, ठीक है, लेबर एक रिसोर्सेज है मेरा, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट इज नोन एज रिसोर्सेज। तो अपन ने तीन कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहला अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज, थर्ड अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया व्हाट इज रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तीन कंसेप्ट है ये आपके फर्स्ट चैप्टर के। अब अपन अगले कंसेप्ट पे मूव आउट करते हैं। अब जो अपन चौथी चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट वी नो, ओके, वी नो कि जो रिसोर्सेज अपने पास होते हैं, ठीक है, वो होते हैं लिमिटेड, ठीक है। यस सर, वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी नो दैट जो वांट्स होती है अपनी या जो नीड्स होती है अपनी, दोज आर अनलिमिटेड। वो जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। यस सर, डेफिनेटली द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द वांट्स एंड द नीड्स आर अनलिमिटेड। वी टोटली अग्री विथ यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। सो अब है ना क्या करना पड़ेगा, बिकॉज उन वांट्स और नीड्स को ऑप्टिमम वे में सेटिस्फाई करने के लिए, in order to satisfy those wants and needs in the optimum way, we have to decide a mechanism in which we will allocate those resources for the best result or the best way possible। अपन को वो बेस्ट वे पॉसिबल में उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यस सर, हम समझ गए कि बेस्ट वे पॉसिबल में यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास वो लिमिटेड है। अगर लिमिटेड नहीं होते तो अपन जैसे चाहते वैसे यूज़ कर लेते, बिकॉज रिसोर्सेज अनलिमिटेड अगर होते हैं और वांट्स अगर लिमिटेड होती तो जैसे अपन चाहते वैसे अपन उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब अपने पास जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो वांट्स एंड नीड्स है वो अनलिमिटेड है, इस वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जुडिशली उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। सो अब है ना अपन ने ये पढ़ लिया। अब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ने क्या करने वाले हैं कि भाई अपन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम अलोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट, ओके। सो अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है जो एक सोसाइटी फेस करती है, व्हाट आर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाई एन सोसाइटी, ठीक है। तो व्हाट आर द बेसिक रिसोर्सेज, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज़ बीइंग फेस्ड बाई द सोसाइटी। तो सोसाइटी के द्वारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस की जाती है वो तो होता सबसे पहले तो
रिसोर्सेज जो होते हैं अपने, उनका अलोकेशन करना, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो रिसोर्सेज अलोकेट कर दिए उससे आपने गुड्स और सर्विसेज बना दी। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज का आपको क्या करना पड़ेगा कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पुअर को कितना मिलेगा, रिच को कितना मिलेगा, मिडिल क्लास को कितना मिलेगा, पर्टिकुलर साउथ वालों को कितना मिलेगा। So we can say that the first problem of any particular economy is the allocation of resources, and the second problem is the distribution of those resources between the different people which it got. Okay, so ये दो है ना basic economic problem are being faced by the any society or any economy. So आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनी पर्टिकुलर सोसाइटी। सो यू जस्ट हैव टू राइट दैट द फर्स्ट द अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड सेकंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज द सेंट्रल प्रॉब्लम और द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है सर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, तो दिस इज बेसिक एज वेल एज सेंट्रल प्रॉब्लम इज सेम। सो अपन उसको अलग अलग पॉइंट के थ्रू समझेंगे। अभी प्रॉब्लम होती क्यों है वैसे, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि क्योंकि हर एक जो रिसोर्सेज अपने पास होता है वो स्कैर्स होता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला जो ये एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के का सब डिवाइडेशन करके अपन ये समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। तो सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम है कि भाई क्या प्रोड्यूस करूँ मैं, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूँ, कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूँ। बिकॉज मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज बहुत सारे आइटम्स होंगे, है ना। एक कंट्री के पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक एजुकेशन होता है, फिर हायर एजुकेशन होता है। तो मैं बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करूँ या हायर एजुकेशन पर खर्च करूँ, बेसिक पर कितना खर्च करूँ और हायर पर कितना खर्च करूँ, है ना। तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई है ना, एज अ गवर्नमेंट या एज अ पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर मुझे बेसिक एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, मुझे हायर एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, ठीक है। तो ये मेरे है ना प्रॉब्लम होगी कि मेरे को ये चॉइस करना पड़ेगा। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कंजम्पशन गुड्स पे कितना खर्च करूँ और इन्वेस्टमेंट गुड्स पे कितना खर्च करूँ। कि कंजम्पशन गुड्स का फॉर एग्जाम्पल हो गया ईटिंग वाले जो गुड्स होते हैं, ऑयल्स हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, ये जो कंजम्पशन के जो गुड्स होते हैं उन पे मैं कितना खर्च करूँ। इन्वेस्टमेंट के जो गुड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गुड्स होते हैं और अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के जो गुड्स होते हैं उसमें मैं कितना खर्च करूँ। बिकॉज मनी जो है एक पर्टिकुलर कंट्री के पास में मनी लिमिटेड होती है, सब जो मनी होती है पर्टिकुलर इकोनॉमी के पास में वो लिमिटेड होती है। अब मेरे को उस मनी को किस एरिया में खर्च करना है वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या खर्च करना है, एजुकेशन पे खर्च करना है, हायर एजुकेशन में खर्च करना है, गुड्स पे खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट पे खर्च करना है। देयर आर द डिफरेंट न्यूमरियस थिंग्स ऑन विच आई हैव टू डिसाइड कि मेरे को किस पे कितना खर्च करना है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम होगी जो डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ मेरे को जो डिसाइड करनी पड़ेगी वो कि मैंने डिसाइड कर लिया ओके कि मेरे को क्या करना है और कितना करना है, अब करूँगा कैसे। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि हाउ आई विल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड्स। मैं एक पर्टिकुलर गुड को कैसे प्रोड्यूस करूं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके मेरे रिसोर्सेज का, कि मेरे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, किस तरीके से मैं यूज़ करूँ या किस तरीके से मैं प्रोड्यूस करूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो ज़्यादा मैं लेबर यूज़ करूँ या टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, क्या चीज़ करूँ, कैसे करूँ, वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। तो दूसरा डिसीज़न मेरे को बनाना पड़ेगा। जो थर्ड डिसीज़न बनाऊँगा मैं, अब चलो प्रोड्यूस हो चुका, जो गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है, ओके कितना करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है और किसके लिए करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, बस ये ही प्रॉब्लम होती है एक इकोनॉमी की। क्या, कितना, कैसे, किसके लिए। क्या, कितना, कैसे, किसके लिए। क्या मतलब कि व्हाट, कितना मतलब कि हाउ मच, कैसे मतलब कि हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न इट, क्या, कितना, कैसे और किसके लिए। सो जो तीसरी चीज़ है कि किसके लिए, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको कितना मिलेगा,
हु विल गेट व्हाट क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आ गई। तो जैसे अपने सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ी थी अलोकेशन की ना, फिर अपन ने प्रॉब्लम पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो अलोकेशन में अपन ने पढ़ लिया क्या, कितना और कैसे, ठीक है, ये अलोकेशन की प्रॉब्लम होगी। और फॉर हुम हो गया अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होगी मेरे ये, ठीक है। फॉर हुम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि मेरे को किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, तो वेदर द मिनिमम क्वांटिटी शुड बी देयर, और फिर आई हैव टू डिसाइड एज अ गवर्नमेंट और अ पर्टिकुलर एंटिटी दैट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड, एंड देन आई हैव टू डिसाइड दैट वेदर द मिनिमम क्वांटिटी शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल कि इतना क्वांटिटी तो हर बंदे को मिलना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 kg वीट पर मंथ गवर्नमेंट देती है बीपीएल को, कि मिनिमम है इतना तो उनको चाहिए ही चाहिए, तो उतना देना ही पड़ेगा। तो दे हैव टू रिजर्व दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द वीट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल, ओके। सो वो मिनिमम क्वांटिटी का भी डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम, तो ये सारे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द एनी इकोनॉमी, allocation of the resources एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी अभी तक, अपन ने सबसे पहला पढ़ा स्कैरसिटी के बारे में पढ़ा, अपन ने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, अपन ने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, और अपन ने पढ़ा बेसिक प्रॉब्लम, जिसको मैं सेंट्रल भी बोल सकता हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, बिल्कुल सर अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे अपन ने पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा कि मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, यस सर मेरे पास 100 रुपीज़ है। अब या तो मैं उससे कॉर्न प्रोड्यूस कर सकता हूँ या मैं उससे वीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्योंकि 100 रुपीज़ ही है, ठीक है, लैंड है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास लैंड है, ठीक है, ठीक है सर आपके पास लैंड है, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कॉर्न प्रोड्यूस करना है या वीट प्रोड्यूस करना है। अगर मैं कॉर्न प्रोड्यूस करता हूँ तो 100 से 10 kg कॉर्न प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ 100 से सिर्फ 5 kg वीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जब कॉर्न 10 kg करूँगा तो वीट 0 होगा, जब वीट 5 kg करूँगा तो कॉर्न 0 होगा, ठीक है सर समझ गया मैं, ठीक है, ओके सर। सो मेरे को डिसीज़न लेना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को डिसीज़न लेना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करूँ, कितना प्रोड्यूस करूँ, कैसे प्रोड्यूस करूँ और किसके लिए प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम होती है कि इकोनॉमी के अंदर क्या, कितना, किसके लिए और कैसे, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो गई कि ये 10 ये 0, जस्ट ऐसे ही फिगर ले रहा हूँ, ये 7 ये 2 ये 4 ये 3 ये 0 ये 5, ठीक है, जस्ट एज अ फिगर ले लिया, हाइपोथेटिकल फिगर ले लिया मैंने। आप ये मत समझना कि ये कैसे लेगा, जस्ट एजम्पशन ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 3 4, ये 4 सिनेरियोज हो गए, ठीक है, कि अगर मैं 10 kg ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस करूँगा तो वीट के लिए मेरे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं बचेगा, नील बट्टा सन्नाटा, ओके। देन इफ़ आई विल प्रोड्यूस कॉर्न 7 kg क्वांटिटी, तो मैं सिर्फ 2 kg ऑफ क्वांटिटी वीट प्रोड्यूस कर सकता, इसका इक्वल टू 10 नहीं होगा, है ना, समझ, ऐसा कोई यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे अपन, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इकोनॉमी में अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, कि मैं अगर ये 7 प्रोड्यूस करूँगा तो मैं 2 ही प्रोड्यूस कर पाऊँगा, ये 4 प्रोड्यूस करूँगा तो मैं 3 ही प्रोड्यूस कर पाऊँगा, ये 0 प्रोड्यूस करूँगा तो ये 5 प्रोड्यूस कर पाऊँगा। तो अगर मेरे को सिर्फ वीट प्रोड्यूस करना है तो मैं 5 प्रोड्यूस कर पाऊँगा, और उस टाइम मैं कॉर्न प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैं कॉर्न ही प्रोड्यूस करूँगा तो उस टाइम मैं वीट प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। तो ये प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, समझ रहे हो आप, ये प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल सर एकदम अच्छे से समझा दिया आपने, तो मस्त एकदम, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़, और ये जो अलग अलग सिनेरियोज बनाए ना इनको बोलते हैं सेट, ठीक है। तो इनको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ठीक है। आ जाओ इधर, तो अपन पढ़ रहे थे व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है सर अपन ये पढ़ रहे थे व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब अपन बात करते हैं इसका डेफिनेशन की, जो आप एग्जाम में लिखोगे कि एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बिल्कुल। इट हैज़ टू डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्सेज हैज़ टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा गुड कौन सा जो रिसोर्सेज है वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मेरे को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आई हैव टू डिसाइड, मेरे डिफरेंट सेट्स होते हैं प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटीज़ के, ठीक है। सो
इट इज़ पॉसिबल टू अलोकेट द रिसोर्सेज इन मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, तो मेरे अलग अलग वेज में, अपन ने जैसे यहाँ पे देखा अलग अलग वेज में यहाँ पे मैं रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये पॉसिबल है, बिल्कुल सर ये पॉसिबल है टू अलोकेट द रिसोर्सेज इन मैनी डिफरेंट वेज। सो देर आर द डिफरेंट मिक्सेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसको बोल सकता हूँ, देर आर द डिफरेंट सेट्स, देर आर द डिफरेंट सेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। सो द कलेक्शन, अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट की डेफिनेशन हो गई, जो अगर आपको चाहिए जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो आप ये चीज़ लिखोगे कि द कलेक्शन, सबका कलेक्शन ABCD 1 2 3 4 जितने तक जाता है, जितना अपने पास पॉसिबिलिटीज़ है पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने की, उसका कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसको इन पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। मेरे पास जैसे 100 रुपीज़ थे, उस 100 रुपीज़ से मैं कितना कॉर्न और कितना है ना मतलब वीट बना रहा हूँ, ठीक है। वो उसका सारा कलेक्शन, उस सारे कलेक्शन को क्या बोलेंगे, उस सारे कलेक्शन को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्सेज इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ठीक है सर, समझ गया। अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ, उस एग्जांपल से समझते हैं अपन। ये डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है, जिस तरीके से मैंने अभी पीछे वाले में पॉसिबिलिटीज़ का खुद से एक एग्जांपल बनाया था, उसी तरीके से ये एक एग्जांपल है। ये अलग अलग सो देर आर डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ विच इज़ बीइंग गिवन इन दिस पर्टिकुलर टेबल। सो इस टेबल के अंदर ये बताया गया है कि 5 है ना प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी के सेट है, तो इन सब का कलेक्शन को क्या बोलेंगे अपन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। बिल्कुल सर, अपन ने अभी पढ़ा है इसको, दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अब इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को अगर मैं ग्राफ पर डाल के, अगर मैं है ना बेटा एक लाइन बना दूँ ना, अगर इन सबको मैं ग्राफ पे डाल के अगर मैं लाइन बना दूँ ना यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कि सर ये कैसे करा आपने? तो बेटा सिंपल सी बात है कि एजम्पशन, ये जो भी सारे यहाँ पे फिगर है ये सब अज्यूम्ड है बेटा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है उससे सिर्फ 10 कॉटन ही हो, बट मैं अभी ये मान रहा हूँ कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है, मान लो 100 रुपीज़ है, या फिर जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, लैंड, लेबर, सब कुछ मिला के, उससे मैं सिर्फ 10 kg कॉटन ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं सारे कॉटन में लगा दूंगा तो कॉर्न के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं कॉटन 9 प्रोड्यूस करूंगा तो कॉर्न 1 प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर कॉटन 60 प्रोड्यूस करूंगा तो कॉर्न 2 प्रोड्यूस कर पाऊंगा। आप इसका इक्वल्स टू 0 मत लेना, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये अज्यूम्ड फिगर है। ठीक है, अगर मैं 4 कॉटन प्रोड्यूस करूँगा तो 3 ये प्रोड्यूस करूँगा, 0 ये करूँगा तो 4 ये। अगर मैं इन सारे फिगर्स को पॉसिबिलिटी नंबर ये कॉटन 10, पॉसिबिलिटी ABCDE, इन सब पॉसिबिलिटीज़ को मैं अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे डाल लूँ, आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो फिगर है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इसको शो करूँ तो यहाँ पे आपके डॉट्स बनेंगे। इन डॉट्स को जब मैं कनेक्ट करूँगा ना बेटा, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, उस लाइन को बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो इस ग्राफ के ऊपर, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर जो डॉट्स कनेक्ट होंगे, जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स के, उस लाइन को अपन बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, कि ये वो फ्रंटियर है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। अब बेटा एक बात बताओ, ठीक है, हर एक जो पॉइंट है यहाँ, इसका मतलब हो गया रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज हो गए। तो मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी आप जाओगे ना, वहाँ पे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज होंगे। तो इस लाइन का जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है लाइन का, ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे कहीं पे भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो मतलब आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है आपका, या फिर आप फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो।
ठीक है, आप फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ग्राफ के जो डॉट्स को कनेक्ट करने से, और जो डॉट्स क्या है, डॉट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स के डॉट को कनेक्ट करने से जो लाइन बनेगी वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, और इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पे प्रोडक्ट रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे जो होगा वहाँ पे सारा अंडर यूटिलाइजेशन है, और ओवर यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। तो अब अपन जाते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, ये तो अपन ने समझ ही लिया। यस सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कर्व विच गिव्स कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कलेक्शन ऑफ आउटपुट को क्या बोलते थे अपन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स। इसको ग्राफ पे डाल दिया अपन ने और लाइन बना दी, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो इट इज़ अ कर्व विच गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस। कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, जब रिसोर्सेज को मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज करूँगा। व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, तो जो कर्व बनेगी उस कर्व को कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बिल्कुल सर, हम समझ गए व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब आपके जो ये चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में जो दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अलग जो चीज़, सो इफ़ यू वांट मोर ऑफ वन गुड देन वी विल हैव लेस ऑफ अनदर गुड। तो सबसे ये मेन जो कंसेप्ट है ये समझ लो आप, ये मेन कंसेप्ट है भाई, कि आपका स्कैरसिटी ऑफ जो रिसोर्सेज है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसकी वजह से यू ऑलवेज नीड to make hard but right decision on क्या, कितना, किसके लिए और कैसे। इन सब चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ेगा। यू नीड टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग दिस कि व्हाट आई नीड टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, then when to produce, for whom to produce and how to produce। ओके, सो इन सब चीज़ों के क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा अपने को। और इस वजह से अगर आप एक गुड ज़्यादा बनाना चाहते हो तो दूसरा जो गुड्स है वो कम बनाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द डिमांड इज़ अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस वजह से सो इफ़ यू वांट मोर ऑफ वन गुड, अगर आप एक गुड ज़्यादा चाहते हो देन देर विल बी लेस ऑफ अदर गुड्स, एंड दिस गिव राइज टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर आप मेरे को पूछोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो बहुत अच्छे से, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स आप इसको बोल सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, मतलब क्या कहना चाहते हो आप, मैं ये कहना चाहता, ठीक है, मतलब ये, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। एक बंदा है, उसके पास 2 चॉइस है। ठीक है, फर्स्ट नंबर चॉइस और सेकंड नंबर चॉइस। तो एक बंदा है, उसके पास 2 चॉइस है, चॉइस नंबर 1 एंड चॉइस नंबर 2। तो चॉइस नंबर 1 क्या है उसके पास, चॉइस नंबर 1 उसके पास ये है कि, है ना, मान लो वो, है ना, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो। चॉइस नंबर 1 मेरे पास ये है कि मैं जॉब करूं, चॉइस नंबर 2 ये है कि मैं टीचिंग करूं। ठीक है सर, 2 चॉइस है मेरे पास। जॉब में करूंगा तो मैं मान लो 1 लाख पर मंथ कमाऊंगा, फॉर एग्जांपल, है ना। और टीचिंग अगर मैं करूंगा तो मान लो 50K पर मंथ कमाऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने कि एक पर्सन है, उस पर्सन के पास 2 चॉइसेस है। ठीक है, द 2 चॉइसेस ही इज़ हैविंग, फर्स्ट इज़ ही विल डू आइदर जॉब एंड देन ही विल अर्न 1 लाख पर मंथ रुपीज़, और ही विल डू द टीचिंग एंड ही विल अर्न 50,000 पर मंथ। ओके सर, गॉट इट। अब अगर मैं टीचिंग करता हूँ तो क्या,
तो क्या टीचिंग करने का सोचता हूँ या टीचिंग करने का सोचता हूँ, ठीक है। अगर मैं टीचिंग करने का सोचता हूँ तो टीचिंग करने की कॉस्ट कितनी हुई मेरी, अगर मैं टीचिंग करने का सोचता हूँ तो मेरी टीचिंग करने की कॉस्ट कितनी हुई। सर आप यार अगर है ना टीचिंग करने का सोचोगे ना, अगर आप टीचिंग करने का सोचोगे तो क्या बोलते हैं ना, अगर आप टीचिंग करने का सोचोगे तो फिर आप 1 लाख पर मंथ 1 लाख पर मंथ नहीं कमा पाओगे, ठीक है। लेकिन आप 50K ज़रूर कमा दोगे। यू विल बी एबल टू अर्न 50K बट यू विल नॉट बी एबल टू अर्न 1 LPA 1 LM 1 लाख पर मंथ, ठीक है। आप नहीं कमा पाओगे, बिल्कुल सर सही बात बोल रहे हो। तो अगर मैं, तो मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर मैं ये डिसीज़न लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लाख पर मंथ खो रहा हूँ, और अगर मैं 1 लाख पर मंथ का डिसीजन लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 50,000 आई एम लूजिंग, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो 1 लाख माइनस 50,000, ओके, सो इट मीन्स 50K के मैं प्रॉफिट में हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि मैं 1 लाख कमाऊँगा लेकिन मैं 50,000 को छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं नेट में अगर मैं देखूँ तो 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, है ना। ओके सर, फॉर एग्जांपल यू अर्न मोर 50K मोर। अगर मैं यहाँ पे टीचिंग के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टीचिंग के बारे में सोचता हूँ, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 50K मैं अर्न कर रहा हूँ माइनस 1 लाख मैं लूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव 50K कमा रहा हूँ, ठीक है। तो नेट में मैं कितना कमा रहा हूँ, नेगेटिव 50K कमा रहा हूँ। बिल्कुल सर सही बात कह रहे हो आप। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैं आपको ये इतनी रामायण क्यों बताई मैंने आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल देने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जो चीज़ मैं खो चुका हूं या फिर मैं जो चीज़ पा सकता था, ठीक है। अगर मैं हिंदी में आपको नॉर्मल सा समझाना की ट्राई करूं ना, आपके दूसरे बेस्ट ऑप्शन की कॉस्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। मतलब कैसे सर, आपका जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है ना उसकी कॉस्ट, तो मेरे पास पहला ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1 लाख रुपीज़ का, और सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है 50K का। तो मेरे जब 1 लाख का डिसीजन लूँगा तो सेकेंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, 50K। तो 50K रुपीज़ इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर टेकिंग द डिसीजन टू डू द जॉब। और अगर यहाँ पे मैं 50K टीचिंग करता हूँ तो 1 लाख इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर टीचिंग, ठीक है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं 1 लाख एक्चुअल में खो रहा हूँ, नहीं, ये 1 लाख रुपए जो है एक्चुअल में मेरे को लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे है ना, मुझे मिल सकता था वो पैसा अगर मैं वो काम करता तो, बिकॉज वो मेरे पास अवेलेबल थी वो चॉइस, ठीक है। इसीलिए उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, वो मेरी कॉस्ट है बिकॉज उस चीज़ को मैं छोड़ के आ रहा हूँ। तो ठीक है, तो एक सिंपल सी बात सुन लो मेरी तरफ से कि पैसे का ना आना भी जाना ही हुआ, ठीक है। कि सर ये क्या बोल रहे हो आप कि पैसे का ना आना भी जाना ही हुआ, सर आपने ये क्या बोला। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पैसा मेरे पास आ रहा था लेकिन वो नहीं आया, इसका मतलब उतना मैंने लॉस कर दिया, वो पैसा मेरे से चला गया, ठीक है। ये हमेशा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पीछे का लॉजिक होता है, आप इसको ध्यान रखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, क्यों होती, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट लाइक एक्चुअल लॉस, लेकिन ये मेरे पास अवेलेबल था ऑप्शन, लेकिन मैंने उस ऑप्शन को नहीं लेके कोई और ऑप्शन लिया। तो जब कोई और ऑप्शन लूँगा तो वो लेते टाइम मुझे ये सोचना है कि मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है, ठीक है सर। तो पैसे का ना आना, 1 लाख रुपीज़ का ना आना भी 1 लाख रुपीज़ का जाना ही हुआ।
आई होप आप समझ चुके होंगे. इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ लीव अ कमेंट. ओके, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अब अपन आगे बढ़ते हैं. सो अपन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा. बिल्कुल सर, कौन कौन सी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा? अपन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा कि है ना भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि है ना अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है. उस वजह से क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और क्या क्या कितना कैसे किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सब जो दिखते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई. ये डिसीजन कौन लेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. यू हैव टू डिसाइड दिस. हु विल टेक दिस डिसीजन इन द इकोनॉमी, और किस तरीके से रेगुलेशन होगा इकोनॉमी के अंदर. तो वो सब अपन अब पढ़ने वाला. तो अपन ने सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है. तो अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया बेटा प्रॉब्लम, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है. अब अपन पढ़ने वाले हाउ टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम. सॉल्व तो हो नहीं सकती, हाउ टू ऑर्गेनाइज फॉर बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ताकि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि मेरा जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके वो बेटर हो सके. तो किस तरीके से सॉल्व करना है ना सर. ओके, तो अब अपन प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे वो पढ़ने वाला है. तो बेटा ये रहा आपका हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी. सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमी. जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टैकल द 3 प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, कि व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस, फॉर whom टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ टू डू द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो ये 3 to 4 प्रॉब्लम्स होती हैं. लेकिन मेनली अगर मेरे को वर्ड्स में बोला जाए कि व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम और द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब सर बोलोगे फिर ये 3-4 क्या है? ये भी तो मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा अलोकेशन से रिलेटेड है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. बिल्कुल सर, आपने बताया था हमको, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू टेकल द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी वी हैव टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमी एक्टिविटी. अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का? सो या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को, या फिर डिमांड और सप्लाई के रूल के बेसिस पे चलेगा इकोनॉमी, ठीक है. तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो मतलब सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हो गया वो. अब सर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? अ इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट टेक डिसीजन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. तो वो इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जहाँ पे बेसिक एजुकेशन कितना प्रोवाइड करना है, और मेरा हायर एजुकेशन कितना प्रोवाइड करना है, और क्या बोलते हैं ना कंजम्पशन गुड्स कितना बनाना है, और मेरा प्रोडक्शन का गुड्स कितना बनाना है, कैपिटल गुड्स कितना बनाना है. ये सारे जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट डिसाइड करे जिस इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी को कहेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है. और जिस इकोनॉमी में प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस के बेसिस पे है ना अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे. तो सर ये प्राइस के बेसिस पे कैसे होंगे बेटा? ऐसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है सर. तो गोल्ड है, गोल्ड की डिमांड मान लो एक बार ज़्यादा हो गई, सप्लाई थी नहीं, तो प्राइसेस क्या होगी? गोल्ड की बढ़ेगी. जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है, प्राइस ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज का अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हो रही है. तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आएंगे, सेलर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड माइनिंग होगी और गोल्ड की क्वांटिटी बढ़ेगी ताकि सप्लाई से वो मैचअप हो सके. बिल्कुल सर सही बात कह रहे हो आप, ठीक है, कि सप्लाई से वो मैचअप हो सके, इसलिए फिर सेलर्स आएंगे बिकॉज वहाँ पे प्राइस बढ़ रही है और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. इस तरीके से प्राइस नीचे आएगी. इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे डिसाइड करा कि कितना रिसोर्सेज गोल्ड पे अलोकेट होना है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मेनली प्राइस पे होगा भाई.
बिकॉज जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट यू से, इट टोटली डिपेंड अपॉन परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की परचेजिंग पावर पे डिपेंड होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अलोकेशन कैसे होगा, अलोकेशन प्राइस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो वेयर अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज डन बाय द प्राइस एंड द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे बाई द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिसाइड होती है एंड विच इन टर्न डिसाइड अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो सर हमें समझने में नहीं आया, एक बार वापस और समझा। ओके बेटा अभी समझाते हैं। तो है ना, मान लो फूड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड की प्राइजेज बढ़ी बिकॉज डिमांड तो अच्छी खासी है लेकिन सप्लाई नहीं थी। अब कुछ बिजनेसमैन थे, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, डिमांड तो है बट सप्लाई नहीं है, तो वो इस ब्रेड मेकिंग के बिजनेस में आ गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपने पास जो रिसोर्सेज था, उन इंडिविजुअल्स के पास जो रिसोर्सेज था उसका अलोकेशन उन्होंने ब्रेड के बिजनेस पे कर दिया। क्यों करा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस के एक्शन की वजह से, प्राइस या डिमांड के एक्शन की वजह से उन्होंने करा, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले क्योंकि डिमांड ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उस तरीके से जहाँ पे प्राइस और डिमांड और सप्लाई की वजह से है ना, ये डिसाइड हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कम प्रोड्यूस होनी चाहिए, उस इकोनॉमी के ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे, क्या कहेंगे, द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। उसको कहेंगे द मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमी जहाँ मार्केट है ना कंट्रोल करता है, मार्केट में आप जाओ, पैसा फेंको और अलोकेशन आपके रिसोर्सेज पे हो जाएगा। और जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है सोच समझ के, वो उसको कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो अब बेटा बताओ एग्जाम्पल दो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। बेटा चाइना में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है। और डिमांड एंड सप्लाई का, फिक्स डिमांड एंड सप्लाई का यूएसए बोल सकते हो आप, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा काम करता है, बट हाँ गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन रहता है वहाँ। तो प्योरली डिमांड और सप्लाई की इकोनॉमी नॉन एग्जिस्टेंट है इन एक्चुअल लाइफ। एक्चुअल लाइफ में या गवर्नमेंट कंट्रोल है या फिर मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब हो गया गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है और डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी होता है। ओके सर, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो होता है मार्केट क्या होता है। आपको इकोनॉमी के अंदर अपन ये पढ़ लिया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अपन ये पढ़ लिया व्हाट इज़ प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम में अपन ये पढ़ दिया कि ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, सॉल्व, प्रॉब्लम पढ़ ली। फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अपने पढ़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज में अपने पढ़ा सेंट्रल प्लान और एक मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, अब मार्केट के बारे में पढ़ने वाला है कि मार्केट इकोनॉमी में मार्केट का क्या मतलब होता है। तो बेटा मार्केट का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर आके बाई और सेल करते हैं। वो प्लेस, वो इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेज द फ्री इंटरेक्शन। फ्री ज़रूरी नहीं फ्री हो, आप अभी डेफिनेशन के पर्पज से फ्री ले लो, ज़रूरी नहीं फ्री हो, वो कुछ फीस भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स परस्यूइंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो बायर है वो तो बाई करने आया है, जो सेलर है वो सेल करने आया है, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परस्यू करने के लिए जो इंटरेक्शन करवाएगा दोनों का, ये मार्केट हो गया, या बायर हो गया, ठीक है, ये सेलर हो गया। ये मार्केट पे आए और यहाँ पे बिड लगाने लगे कि भाई ये जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उसके पास, सेलर बोल रहा है कि मैं 50 रुपये लूँगा, बायर बोल रहा है मैं 40 में ही खरीदूँगा, मैं 50 रुपये नहीं दूँगा। तो ये जिस जगह पे ये सब हो रहा है ना, उस प्लेस को कहते हैं मार्केट, ठीक है। समझ गया, सब बहुत ईजी है यार। तो इट इज़ अ सेट ऑफ अरेंजमेंट। तो मार्केट इज द इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइज फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु इज परस्यूइंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, या आप ये भी बोल सकते हो इट इज़ अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडोमेंट्स और द प्रोडक्ट विथ ईच अदर। तो ये एक है ना सेट ऑफ अरेंजमेंट्स होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडोमेंट्स, उनके पास उनकी संपत्ति या व्हाट दे ओन,
उनके पास जो चीज़ है ना, वो जो ओन करते हैं ना, उनको खरीद बेच सकते हैं, तो उन अरेंजमेंट्स को मार्केट बोलेंगे। इंडिया है ना मिक्स्ड है, यहाँ गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है भाई, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो सेंट्रल प्लान है ना मार्केट है, सॉरी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अपन अब मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन। तो इकोनॉमी जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और बाकी के जो दूसरी एक्टिविटी है वो मार्केट के थ्रू होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी वेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड जो अदर जो डिसीजन होते हैं वो मार्केट के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया हो गया। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल आप यूएसए ले सकते हो, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। सेंट्रल इकोनॉमी का एग्जांपल आप चाइना ले सकते हो। ठीक है, सो नाउ इन इकोनॉमी वी हैव टू एनालाइज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अपन को एनालाइज करना पड़ेगा कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा कि एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर। हाँ सर, हमने पढ़ा था कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है कि अपन को डिसीजन करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या, कितना, कैसे, वगैरह वगैरह, ये सब डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को डिफरेंट कलेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की। ठीक है, तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो है ना, उसके जो पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटी नंबर ए बी सी डी ई, उसका कलेक्शन, उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा है जस्ट पहले। ठीक है, तो उसके लिए अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा ना भाई, एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंट सेट्स है जो अवेलेबल है। ठीक है, तो एनालिसिस दो तरीके के होते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ओके सर, सो देयर आर द टू टाइप ऑफ एनालिसिस। दो तरीके के एनालिसिस होते हैं इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से होते हैं सर? ठीक है, दो तरीके से अपन एनालाइज कर सकते हैं, या दो पार्ट होते हैं, या दो टाइप भी कह सकता हूँ, पार्ट भी कह सकता हूँ ऑफ एनालिसिस। कौन कौन से हैं भाई? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात है, ये बोलता है क्या ऑप्शंस है अपने पास ए बी सी डी ई, ऐसे कितने ऑप्शन है और क्या ऑप्शन है। तो पॉजिटिव एनालिसिस is the analysis which find out what is the option, okay, what is the option or what are the mechanism for the distribution or the utilization of the resources। तो जो ऑप्शंस की बात अपन करते हैं ना बेटा, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कहलाया जाता है। नॉर्मेटिव के अंदर बोलते हैं कि जो ऑप्शन है वो डिज़ायरेबल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या ऑप्शन है, फिर सही है क्या वो ऑप्शन जो है। ठीक है, ये दोनों डिसीजन हम एक साथ ही लेंगे। क्या वाले पार्ट को अपन बोलेंगे पॉजिटिव और सही वाले पार्ट को अपन बोलेंगे नॉर्मेटिव। ठीक है, और दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। ओके सर, तो अपन ने ये पढ़ लिया प्रॉब्लम्स, अपन ने पढ़ लिया प्रॉब्लम, अपन ने पढ़ लिया सॉल्यूशन, अपन ने पढ़ लिया एनालिसिस। अब अपन पढ़ने वाले माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है। माइक्रो और मैक्रो के बीच के डिफरेंस के बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर खत्म। तो अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस, कि भाई माइक्रो में क्या बोलते हैं, स्मॉलर लेवल। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल। स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे अपन क्या देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, कि भाई एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फर्म क्या कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिविजुअल। तो वो जो डिसीजन देखेंगे उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में क्या होता है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। पूरी इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी में क्या आउटपुट आया, पूरी इकोनॉमी का क्या डिमांड है,
पूरी इकोनॉमी का क्या सप्लाई है, ये सब चीज़ें मैक्रो में देखते हैं, ठीक है। तो मैं डिफरेंसेस आपको ये बता देता हूँ, माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस। So, microeconomics is a subject or the part of economics in which we study the behavior of individual in the market for different goods and services. ठीक है, whereas in macro we understand the whole economy. In microeconomics we understand how the prices and quantity of the goods and services are determined through interaction of individual in the market. कि किस तरीके से सप्लाई और प्राइसेस डिटरमाइन होती है इंडिविजुअल के इंट्रैक्शन के थ्रू। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मेजर्स पे अपन फोकस करते हैं कि क्या एग्रीगेट आउटपुट है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या है, लेवल ऑफ एग्रीगेट मेजर हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो पहले अपन ये पता करते हैं कि क्या एग्रीगेट लेवल्स हैं और मेजर्स क्या क्या है और किस तरीके से मेजर्स डिटरमाइन होंगे पूरे इकोनॉमी के लेवल पर, ठीक है, उसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड share it. Thank you. See you again in chapter number 2.